बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स अपने आजकल फाइनल फेडरल बोर्ड के फर्स्ट एनुअल के पेपर्स दे रहे हैं और नेक्स्ट आपका पेपर केमिस्ट्री का है। तो मैंने आपको कहा था कि केमिस्ट्री की भी कुछ हेल्पिंग वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा मैं। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अक्सर स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़ा सा वो कहते हैं कि क्वेश्चन से घबराते हैं और ये टॉपिक वो कहते हैं चॉइस पे छोड़ दें, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आज इस वीडियो में इंशाल्लाह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे ऑर्गेनिक में से और कुछ चीज़ें साथ साथ समझाता भी जाऊँगा। पहला जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ये वो चीज़ें हैं जो 9th में भी आप करके आए हुए हैं। तो बहुत ब्रीफली इसमें से चीज़ें बताऊँगा आपको। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला की। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला में बेसिकली हमने अरेंजमेंट लिखनी होती है कैसी है एक मॉलिक्यूल के अंदर कंपाउंड्स की। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो अल्केन्स होते हैं। अल्केन्स के अंदर भी सबसे पहला जो हाइड्रोकार्बन है वो है मीथेन। तो मीथेन के अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है, एक कार्बन का एटम होता है और वो 4 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। तो इस तरह अरेंजमेंट शो करने को हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलेंगे उसका, या स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बोलेंगे। इसी तरह अगर मैं अल्कीन्स की बात करूं, अच्छा अल्केन्स बाय द वे ये होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड में बॉन्ड जो होता है वो सिंगल होता है। अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। अब यहाँ कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन पहले कार्बन एटम के साथ 2 और दूसरे के साथ भी 2 हाइड्रोजन्स बॉन्डिंग कंप्लीट कर देंगे उसकी। इसी तरह अल्काइंस ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और अनसैचुरेटेड अल्काइंस के अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर भी एक ही हाइड्रोजन होता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो 9th में भी हम पढ़ के आए हुए होते हैं। अब इससे आगे क्या चीज़ है, नेम कैसे करते हैं। आपने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम करना है। नेम करने के हर हाइड्रोकार्बन के हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 पार्ट्स होते हैं उसके नाम के, एक स्टेम और दूसरा उसके साथ सफिक्स। स्टेम और सफिक्स मिल जाएं तो वो उसका पूरा नाम बन जाता है। जैसे अभी मैंने लिखा मीथेन, मीथेन लिखा तो इसके 2 हिस्से हैं, METH मीथ ये इसकी स्टेम बन जाएगी और ANE एन ये इसका सफिक्स बन जाएगा। स्टेम ये बताती है कि कितने कार्बन के एटम्स हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताती है। तो मीथ एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करती है, ईथ 2 कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, प्रोप 3, ब्यूट 4 और ANE एन का मतलब है बॉन्ड जो है वो सिंगल है, बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पर सिंगल है। और अगर ENE हुआ, जैसे हमने ईथीन पढ़ा, ईथीन के अंदर ENE एंड में आता है, ETHENE। अब इसमें सफिक्स ENE बताता है बॉन्ड क्या है, डबल है। इसी तरह YNE इथाइन है, अगर फॉर एग्जांपल ETHYNE तो YNE बॉन्ड को बताता है ट्रिपल। तो इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है उसके नाम से। इसके बाद हमने नेम करना होता है एल्कोहल्स को, बहुत आसान है। एल्कोहल्स के लिए तो आप स्टेम देखेंगे, जैसे अगर स्टेम जो है वो मीथ है और अब आगे OH साथ लग गया है तो उसका नाम बन जाएगा मीथेनॉल। जैसे यहाँ पर गिवन भी है मीथेनॉल, मीथेनॉल में मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा के OH अटैच कर दिया गया। इसी तरह ईथेन में एक हाइड्रोजन को रिमूव करके अगर OH अटैच करते हैं तो वो इथेनॉल आ जाता है। इसमें एक थोड़ी सी वेरिएशन ये होती है कि आपको ये बताना होता है किस कार्बन के एटम के साथ OH अटैच्ड है। तो वो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ सेकंड कार्बन के एटम के साथ OH अटैच्ड है तो इसको बोलेंगे प्रोपेन 2 ओल। इसी तरह नीचे यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला आपसे पूछा गया ब्यूटेन 1 ओल ब्यूटेन 2 ओल। तो ब्यूटेन 1 ओल का मतलब है 4 कार्बन के एटम्स होंगे और 4 कार्बन के एटम्स में से जो फर्स्ट एटम है उसके साथ आपने OH अटैच कर देना है। ब्यूटेन 2 ओल का मतलब है जो दूसरा वाला कार्बन का एटम है इसके साथ आपने यहाँ पे OH अटैच कर देना है, बाकी सबके साथ आपने हाइड्रोजन ही अटैच करना है। तो ये नेमिंग होगी अल्कोहल्स की। इसके बाद नेमिंग होती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। ये भी बहुत आसान, आप स्टेम देखते हैं और स्टेम के साथ जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे कार्बोनाइल और साथ OH। अगर कार्बोनाइल और OH है तो ये फंक्शनल ग्रुप ही कार्बोक्सिलिक एसिड्स का है। इसके साथ जो भी ग्रुप लगेगा वो डिसाइड करेगा उस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम, ठीक है जी। जैसे अगर एक हाइड्रोजन सिर्फ अटैच है तो ये हो जाएगा मीथेनोइक एसिड, और अगर इसके साथ CH3 ऐड है यानी 2 कार्बन के एटम्स हो गए हैं तो कार्बन के एटम्स 2 का मतलब है इसकी स्टेम बनेगी ईथ।
और चूँकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो इसलिए इसका नाम बन जाएगा इथेनोइक एसिड। इसी तरह अगर 3 कार्बन के एटम्स हो जाएंगे तो प्रोपेनोइक, 4 हो जाएंगे तो ब्यूटेनोइक एंड सो ऑन। और कार्बन के एटम्स आप ये कार्बोनाइल वाला कार्बन ये प्लस करके टोटल कार्बन के एटम्स जो है वो ऐड अप करते हैं। फिर है एस्टर, मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट एस्टर है। एमसीक्यू में भी इसका क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह ज़रूर आएगा और हो सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आए। एस्टर बनते कैसे हैं ये हम अगले चैप्टर में ज़रा डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये देख लें कि एल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये जब भी रिएक्ट करते हैं आपस में, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट बनता है वो एक एस्टर बनता है। अब आपने नेमिंग में सिर्फ याद रख लेना है, नाम जब भी आपने रखना है तो सबसे पहले नाम में जो पहला हिस्सा है वो अल्कोहल से आएगा। अल्कोहल अगर फॉर एग्जांपल इथेनॉल है और ये रिएक्ट कर रहा है मीथेनोइक एसिड के साथ, मीथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपने नाम लिखते हुए पहले जो अल्कोहल का पार्ट है वो लिखना है आपने। तो इथेनॉल पहले आपने ईथ लिख दिया और उसके बाद आगे इसके साथ YLE इथाइल और आगे मीथेनोइक एसिड का मीथेनोएट। इसी तरह अगर मिथेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है इथेनोइक एसिड तो बन जाएगा मिथाइल इथेनोएट। सिर्फ ये याद रख लेना है कि अल्कोहल जो है वो एस्टर में फर्स्ट पार्ट अल्कोहल से आता है और दूसरा पार्ट उसके नाम में एसिड से आता है। ये नेमिंग ऑफ एस्टर्स में याद रख लेना है। नेक्स्ट उसके बाद आगे चलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, और उसमें भी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, दोनों मेथड्स, क्रैकिंग ऑफ लार्ज अल्केन से अल्कीन प्रोड्यूस होता है और लार्ज अल्केन की क्रैकिंग करते वक्त टेम्परेचर की क्या कंडीशन होती है, प्रेशर की क्या कंडीशन होती है, लाजमी याद रखना है आपने, ठीक है। और इसको थर्मल क्रैकिंग इसीलिए कहते हैं कि हाई टेम्परेचर के ऊपर ये क्रैक करके आप अल्केन्स को क्रैक करके अल्कीन्स बनाते हैं। तो यहाँ पर आपने सिर्फ ये करना है कि इधर कार्बन के एटम्स जितने भी लिखे हुए हैं जैसे C10 है और H जो है वो 22 है, तो आपने दूसरी साइड पे देखना है कार्बन के उतने एटम्स पूरे होने चाहिए। तो C8 और C2 तो मिलकर 10 हो गए। इसी तरह H 22 है तो यहाँ पर भी 22 होने चाहिए, लेकिन एक अल्केन बना है देख लें और दूसरा अल्कीन बना है। आप अल्कीन के ऊपर फोकस करें कि हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन देख रहे हैं। फिर दूसरा जो इसी में मेथड है वो है कैटालिटिक क्रैकिंग। तो कैटालिटिक क्रैकिंग में ताल्लुक टेम्परेचर का नहीं होता बस, ठीक है, वहाँ पर टेम्परेचर का ताल्लुक है, हाई टेम्परेचर के ऊपर होता है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर के ऊपर नहीं होता, यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ होता है, ठीक है। अब कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है, कैटलिस्ट जियोलाइट। तो जियोलाइट याद रखना है, वहाँ टेम्परेचर याद रखना है और प्रेशर हाई है, और यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा यूज़ हो रहा है। बाकी इक्वेशन तकरीबन एक जैसी है, यहाँ पर भी उसी तरह डिडोकेन है वो पेंटेन और हेप्टीन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट मेथड है इसका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन का वर्ड जो है ना इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन, या किसी इंसान को भी डिहाइड्रेशन हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि उसमें से पानी जो है वो उसके जिस्म में कम हो गया। तो किसी भी अल्कोहल के अंदर से आपने वाटर का मॉलिक्यूल कैसे निकालना है, देखें यहाँ से OH एक कार्बन के एटम से और दूसरे कार्बन के एटम से हाइड्रोजन रिमूव करना है। किसी एक जिसके साथ OH लगा होगा वहाँ से OH, तो साथ वाले कार्बन के एटम से आपने हाइड्रोजन रिमूव करना है। वो OH और H मिलकर यहाँ वाटर बना देंगे, ये वाटर रिमूव हो गया। अब जो बाकी बचे थे उनमें एक एक बॉन्ड जो है वो एक वैकेंसी क्रिएट होगी, उसकी वजह से कार्बन का बॉन्ड जो है वो डबल हो जाएगा। डबल बॉन्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है ईथीन की फॉर्मेशन को। अब यहाँ पर भी कैटलिस्ट आपने याद रखना है Al2O3 और टेम्परेचर ये, और इसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी यूज़ हो सकते हैं। अच्छा जी, डिहाइड्रेशन वो सब्सटेंस कर सकता है जिसकी एफिनिटी वाटर के लिए अच्छी होगी। तो Al2O3 की या H2SO4 की भी एफिनिटी बहुत अच्छी होती है वाटर के लिए। एंड देन द थर्ड प्रोसेस इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, इनको बोलते हैं डीहाइड्रो। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, डीहाइड्रो और उसके बाद हेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है कि एक हेलोजन और एक हाइड्रोजन का एटम हमने रिमूव करना है। किस में से रिमूव करना है, किसी हेलो एल्केन में से रिमूव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 CH2Cl, तो इसको ऐसे स्ट्रक्चर बना के आप देखें, CH3 का मतलब ये है, ये CH3 है, उसके बाद CH2 है और यहाँ पे Cl है। अब करना ये है कि एक
कैटलिस्ट ही है यहाँ पे अल्कोहलिक KOH, उसकी प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में यहाँ से Cl रिमूव करेंगे, यहाँ से H रिमूव करेंगे, इन दोनों को रिमूव करते हैं तो इस बॉन्ड को आपने सिंगल से डबल कर देना है, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स आपने कंप्लीट कर देने, ये आपका अल्कीन बन जाएगा। यानी आपने एक हेलोजन यानी क्लोरीन और एक हाइड्रोजन नेबरिंग कार्बन एटम्स में से रिमूव किया इन द प्रेजेंस ऑफ KOH विच इज़ अल्कोहलिक KOH, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अल्कोहल और KOH साथ लिखा हुआ है। तो बनेगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा एक अल्कीन इस सिचुएशन में। और ये जो KOH है इसमें से K जो है ये Cl के साथ मिलके KCl प्रोडक्ट भी बनाएगा साथ, ठीक है जी, साथ KCl का प्रोडक्ट बनेगा और साथ H2O का प्रोडक्ट भी बन जाएगा साथ, इधर आप मेंशन कर देंगे KCl प्लस H2O। तो ये है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ हेलोअल्केन्स। अब एग्जांपल इसमें से कोई भी आ सकती है, जैसे नीचे ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट्स हैं, इनको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट वन देखें, ये वाली, ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स की एग्जांपल है, इसमें से OH रिमूव कर दें और साथ वाला नेबरिंग में से आप हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और बाकी अल्कीन कंप्लीट कर लें, और ये अल्कीन कौन सा बनेगा, प्रोपीन बनेगा। यहाँ पर भी आप इसमें से ब्रोमीन रिमूव कर दें और साथ वाले से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, तो ये बन जाएगा आपके पास अगेन प्रोपीन बन जाएगा और साथ HBr बन जाएगा और साथ H2O बन जाएगा। यहाँ पे आप प्रोपीन बना दें और HBr प्लस H2O बना देंगे, ठीक है जी। तो ये होगी प्रिपरेशन के बाद अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़ अल्कीन्स की, और स्पेशली इसकी ये दो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक ब्रोमीन वाटर से जो टेस्ट होता है ये होता है टेस्ट फॉर सैचुरेशन। यानी आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आपको एक बीकर के अंदर एक हाइड्रोकार्बन दे दिया गया, आपको नहीं पता कि वो कोई अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, यानी सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो उसके लिए एक बहुत आसान सा टेस्ट होता है जिसको हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं। ब्रोमीन वाटर जो है वो ब्रोमीन का एक सोल्यूशन है, उसका कलर होता है, ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ब्राउन का, इस लिक्विड का जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन। आप अगर इसको ऐड करेंगे एक अल्कीन के साथ तो क्या होगा, ब्रोमीन रिएक्ट करेगा। यानी आपके पास इस यहाँ पर टेस्ट ट्यूब है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर आप ऐड कर रहे हैं ब्रोमीन वाटर, BR ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, तो रिएक्शन हमें ये बता रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड हो जाएगा सिंगल। जब बॉन्ड हो जाएगा सिंगल, अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो हैं दो अटैच्ड, तो अब एक एक वैलेंसी एक एक जगह खाली है, तो ये जो जगह खाली है, बल्कि यहाँ मैं हाइड्रोजन इधर लिख देता हूँ, हाइड्रोजन इधर लिख देता हूँ। अब ये जो दोनों कार्बन एटम्स के साथ एक एक स्पेस खाली है, यहाँ जो ब्रोमीन ऐड हुआ था वो इधर ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डाईब्रोमो इथेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये डाईब्रोमो इथेन फॉर्म हो रहा है, यानी नया एक प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन इसमें होगा क्या कि जो ब्रोमीन है उसका रेडिश ब्राउन कलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी डीकलराइज हो जाएगा। तो अगर ब्रोमीन डीकलराइज हो जाए तो ये सैचुरेशन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये टेस्ट फॉर सैचुरेशन हो जाएगा। अगर कलर वही रहे तो इसका मतलब है कि वो हाइड्रोकार्बन जो है वो अनसैचुरेटेड नहीं था बल्कि सैचुरेटेड था। और इसी के साथ जो दूसरा है KMnO4 का रिएक्शन, ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है ये, कि जब अल्कीन को आप ट्रीट करेंगे डाइल्यूट अल्कलाइन एक्वस सोल्यूशन ऑफ KMnO4 के साथ, तो फिर उस सूरत में भी ऐसा होगा कि कलर KMnO4 का जो पिंक होता है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कलर उसका वो कलरलेस हो जाएगा, पिंक से कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी शॉर्ट प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन कंफर्म हो जाएगा। इस टेस्ट का नाम बेयर्स टेस्ट है, यानी क्वेश्चन आपको सिर्फ बेयर्स टेस्ट की हेडिंग से भी आ सकता है कि व्हाट इज़ बेयर्स टेस्ट, ठीक है जी। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो इस तरह रिएक्ट नहीं करते, तो शॉर्ट पता चल जाएगा आपको कि ये सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है। उसके बाद इसकी ये इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल की फॉर्मेशन का सिर्फ क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ इथाइलिन ग्लाइकोल इज फॉर्म्ड यूजिंग एन अल्कीन, ठीक है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का मतलब ये है कि दो हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स अटैच हो गए हैं, जहाँ ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था वहाँ जगह जो खाली थी उसकी जगह दो हाइड्रोक्सी OH आइंस जो है वो अटैच हो गए हैं, और KMnO4 जो है ब्रेक डाउन हो गया, MnO2 बन गया और कलर उसका डिस्चार्ज हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ में शामिल है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंस ऑफ इथाइन है, ये इसकी इंपॉर्टेंस कह लें, इसके यूजेस कह लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटिलीन के तौर पे यूज़ होता है जो कि कटिंग और वेल्डिंग मटीरियल्स में, क्योंकि इसका जो फ्लेम है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। उसके बाद ये आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए यूज़ होता है। ये इसके एक दो बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, पेपर में आने वाले हैं, इनको ज़रूर आपने करना है, ठीक है जी।
और ये ऊपर मैंने टेस्ट आपको बता दिया, ब्रोमीन की डीकलराइजेशन वाला टेस्ट है और KM104 वाला है। ये प्रैक्टिकली लैब में कैसे हो सकता है, ये वो सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चैप्टर में से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉसिल फ्यूल्स इसको भी छोड़ रहा हूँ मैं, सिर्फ एक्सप्लिसिटली जो कंपाउंड्स हैं उनकी तरफ ही जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम अल्कोहल्स की बात करते हैं, और अल्कोहल्स में भी उसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनकी प्रेपरेशन है। दो मेथड्स लिखे हुए हैं, एक फर्मेंटेशन का मेथड लिखा हुआ है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है किसी नेचुरल ग्लूकोज जो है उसमें आप ऐड करते हैं यीस्ट एज अ कैटलिस्ट, और उसको कुछ अर्से के लिए छोड़ देते हैं, तो उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एन अल्कोहल। तो यहाँ पर ग्लूकोज C6H12O6, इस C6H12O6 में अगर आप यीस्ट डाल के उसको थोड़े अरसे के लिए छोड़ देते हैं और इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू एथेनॉल। एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और साथ बाई प्रोडक्ट इसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन याद रखना है, इसमें सिर्फ 10 to 15% एथेनॉल एक तो प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरा इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की सूरत में यीस्ट किल हो जाता है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डीनेचराइजेशन बायोलॉजी में भी हमने पढ़ा था कि 25 to 35 डिग्री सेल्सियस जो है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है कैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए। तो यहाँ भी ये कैटलाइज्ड रिएक्शन है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो यीस्ट जो है वो डीनेचर हो जाएगा। तो इसका मतलब है इन कंडीशंस के तहत 10 to 15% एथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे, और वो जो एथेनॉल प्रोड्यूस होगा वो भी वाटर वाला होगा, तो उसमें से वाटर रिमूव करना पड़ेगा। तो वाटर को रिमूव करने के लिए डिहाइड्रेशन के लिए हम H2SO4 साथ यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा मेथड है हाइड्रेशन ऑफ ईथीन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन वाटर को रिमूव करना। हाइड्रेशन का मतलब होता है ऐड वाटर, वाटर को ऐड करना। तो अगर आपके पास कोई ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन है, ईथीन है यहाँ पे स्पेसिफिकली, तो ईथीन को अगर आप उसमें वाटर ऐड करते हैं, तो वाटर ऐड करें उस स्टीम के ऊपर से उसको पास करें, तो फिर भी, और इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, तो आप अल्कोहल आसानी से अगेन फॉर्म करवा सकते हैं। ये है सेकंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों का डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों का डिफरेंस, दोनों में रॉ मटेरियल्स क्या यूज़ हो रहे हैं, अच्छा एफिशिएंसी किसकी बेहतर है, तेज़ कौन सा रिएक्शन है, और प्रोडक्ट जो है वो एक, इसमें एक प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें दूसरी प्रोडक्ट साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, भी साथ आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इनके ये यूजेस समझ लें, ये एप्लीकेशन समझ लें। अल्कोहल्स को बर्न किया जा सकता है और उससे एनर्जी हम हासिल कर सकते हैं। इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अल्कोहल्स बर्न होते हैं और हमें ये हीट मिलती है। तो ऐसी कंट्रीज़ जिनमें शुगर केन आसानी से मिलती है, गन्ना आसानी से काश्त होता है, शुगर केन के अंदर वो ग्लूकोज होती है जिसकी फर्मेंटेशन करके हम अल्कोहल हासिल कर सकते हैं, और अल्कोहल को फिर हम बर्न करके एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर रॉ मटेरियल यानी शुगर केन आसानी से अवेलेबल है, वहाँ पर एज अ फ्यूल यूज़ होता है अल्कोहल बहुत आसानी से। ब्राज़ील वगैरह है, इन कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और एक इसका एडवांटेज ये भी है कि जहाँ शुगर केन से आप प्रोड्यूस कर रहे हैं अल्कोहल और उसको बर्न करके एनर्जी हासिल कर रहे हैं, वहाँ इसका मतलब है जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी बर्निंग नहीं हो रही, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर स्ट्रेन नहीं पड़ रहा, और उनकी वजह से जो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो रही। और फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका रोल, ये वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे मतलब इसका यूज़ भी इंपॉर्टेंट, लेकिन पेपर के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होता है, ये स्टेरिलाइजेशन के तौर पर यूज़ होता है, और ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, इसलिए ये यूज़ होता है। तो 3-4 आपको इसके यूजेस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये लाजमी पता होने चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी उसी तरह प्रिपरेशन है, और प्रिपरेशन के बाद आगे उसके यूजेस हैं। तो प्रिपरेशन किस चीज़ की, एथेनोइक एसिड की है। एथेनोइक एसिड की ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से, जब भी अल्कोहल जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर अल्कोहल कोई बन रहा हुआ या बनने के बाद उसको ट्रीट कर दिया गया ऑक्सीजन के साथ या किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट कर दिया गया, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिड। तो किसी भी बेसिक उठा लें आप अल्कोहल को, जैसे सबसे बेसिक होता है मिथेनॉल, तो आप मिथेनॉल को उठाएं
और इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 या H2SO4 आप उसको लिख दें कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ R से कन्फ्यूज़ नहीं होना। R का मतलब ये है यहाँ कोई ग्रुप अटैच हो सकता है, CH3 अटैच हो सकता है, CH3 CH2 अटैच हो सकता है, कोई भी ग्रुप इधर R की जगह पे आ सकता है। ग्रुप ना भी आया तो सीधा मिथेनॉल और मिथेनॉल से मिथेनोइक एसिड भी बन सकता है, इथेनॉल इथेनोइक एसिड, ब्यूटेनॉल ब्यूटेनोइक एसिड, यानी R की जगह पे कोई भी एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो बेहतर हम R ही लिख दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या करता है, वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। नेसेंट ऑक्सीजन, वैसे ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है ना वो O2 होता है, वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, लेकिन अगर किसी तरह ब्रेक हो जाए या हमें किसी और मेथड से सिर्फ O एटम ऑफ ऑक्सीजन मिल जाए तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। तो यहाँ से जो नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहा है ये ऑक्सीडाइज करके इसको एथेनॉल बनाता है एक स्टेप में, और अगले स्टेप में ये एथेनॉल जो है, यहाँ पे एथेनॉल होना चाहिए, एथेनॉल जो है ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ फिर रिएक्ट करता है और एथेनोइक एसिड जो है वो बन जाता है। सेकेंड इसका मेथड है वो है बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल। अब बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन में वही बात है बैक्टीरिया, अब वो जो बैक्टीरिया है वो कहाँ से आएगा, बैक्टीरिया किसी कैटलिस्ट से आएगा। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है ये एसिटोबैक्टर, ये बैक्टीरिया का नाम है, ये बैक्टीरिया जो है मिलेगा किसी एंजाइम से। तो जब भी आप किसी अल्कोहल को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगेन, लेकिन ऑक्सीजन में जो बैक्टीरिया है वो उसको कन्वर्ट करेगा बेसिकली इनटू एन एसिड। अब यहाँ पे चूँकि एथेनॉल है तो एसिड भी जो बन रहा है वो एथेनोइक एसिड ही बन रहा है। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन है एथेनॉल की। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन। अब एसिड रिएक्शन कैसे करते हैं, देखें ये हमने एसिड के जनरल रिएक्शंस में भी कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं। एसिड के जनरल रिएक्शन में क्या पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल और एसिड से क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जब भी कोई एसिड किसी अल्कली के साथ रिएक्ट करता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। और जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तब भी यही बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, यहाँ एरो है ऐसे, सॉल्ट प्लस वाटर। और जब भी किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनती हैं, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोडक्ट्स बनती है। तो यही कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी एसिड्स ही है ना बेसिकली, तो वो यही रिएक्शंस उनके भी आगे होते हैं। कि आगे देखें लिखा है बेस के साथ क्या रिएक्शन है, तो बेस कोई अल्कली है तो अल्कली के साथ रिएक्शन की सूरत में क्या बना है, सॉल्ट बना है, और सॉल्ट के साथ क्या बना है, वाटर। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कंप्लीटली ये वीक एसिड्स होते हैं, एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड, तो ये डिसोसिएट या आयनाइज ये कम्प्लीटली नहीं होता, ठीक है। तो CH3COOH के पास 4 हाइड्रोजन्स हैं, ये 4 के 4 हाइड्रोजन्स डिसोसिएट नहीं होंगे, सिर्फ एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ से आपने रिमूव करना है जब ये NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आपने याद ये रखना है क्योंकि ये MCQs में अक्सर आता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से आप ये रिमूव कर दें और ये वाला सोडियम इसके साथ ऐड कर दें। तो सोडियम चाहे पहले लिखें चाहे बाद में लिखें, CH3COONA, ये आपका सॉल्ट बनेगा, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, और साथ क्या बनेगा, साथ वाटर बनेगा। जो यहाँ से आपने एक H रिमूव किया था और ये वाला OH, ये दोनों मिलकर वाटर बना देंगे। अब ये MCQs में 2-3 दफ़ा आ गया है एक्सरसाइज में भी। उसके बाद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का तो मैंने अभी आपको बताया क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वही सॉल्ट सोडियम एसीटेट जो भी बताया था। अगर यहाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता तो यहाँ मैग्नीशियम एसीटेट बन जाता, साथ कार्बन डाइऑक्साइड साथ वाटर है। मेटल्स के साथ भी अभी आपको रिएक्शन बताया, सॉल्ट, ये सॉल्ट और साथ हाइड्रोजन गैस। तो जो जनरल रिएक्शंस हैं एसिड्स के वही रिएक्शन फॉलो करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी। अच्छा, रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो OH ग्रुप के साथ OH ग्रुप उनका रिएक्ट करता है वो एस्टर्स की फॉर्मेशन है, अगले चैप्टर में वो डिटेल से बताता हूँ। अभी आगे चलें, अगले चैप्टर में हम देखेंगे एस्टर्स की फॉर्मेशन, बल्कि एस्टर्स की फॉर्मेशन इधर ही बता देता हूँ आपको, अगले चैप्टर में तो वो पॉलीमर्स आ जाएंगे। हाँ, ये यूजेस वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीडे यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एवरीडे यूजेस ऑफ एस्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर भी देखें ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सारे याद ना करें,
कुछ कुछ के मेन पॉइंट्स याद कर लें। मेथनोइक एसिड इट इज़ कॉमनली को छोड़ दें, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एज एसिड रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है। एथनोइक एसिड ये यूज़ होता है प्लास्टिक और एस्टर्स की फॉर्मेशन के अंदर ज़्यादातर यूज़ होता है। अच्छा जी, सोडियम सॉल्ट्स जो अभी हमने सोडियम का इथेनोएट बताया था, वो सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। वो सॉल्ट आया कहाँ से? वो किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से ही आया। फिर नीचे जाके देखें 11, 12, 13 ये एस्टर्स के 3 यूजेस हैं, बाकी सब एसिड्स के हैं। एस्टर्स के 3 यहाँ से आपने उठा लेने हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब एसिड्स में क्या हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया था कि एस्टर्स वो कब बनाते हैं। एस्टर्स की फॉर्मेशन के लिए याद रख लें, आप कोई एल्कोहल लेंगे, उस एल्कोहल के साथ आप ट्रीट करवाएंगे किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो कार्बोक्सिलिक एसिड C+O और OH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। पीछे मैंने R लिख दिया, इसका मतलब है कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ आपने किसी एल्कोहल को, ये एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके साथ आपने किसी एल्कोहल को ट्रीट करवाना है। अब एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है आपने वो यहाँ पर लिखना है, यहाँ लिखना है HOH, बल्कि इसको भी मैं ऐसे करके लिख दूँ ताकि आपको याद रहे कि यहाँ आपने लिखना है H एंड देन O, और फिर इस तरफ आपका R ग्रुप अटैच हो गया। अब ये क्या चीज़ है? ये एक एल्कोहल है, ठीक है। अब ये जब रिएक्ट करेंगे ना, तो आपने याद रखना है कि आपने वो H जो है वो एसिड में से रिमूव करना है हमेशा, और एल्कोहल में से आपने हाइड्रोजन रिमूव करना है। ये दोनों रिमूव करने के बाद जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनेगा, ये दोनों को रिमूव करने के बाद रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनेगा, उसमें C+O ये वाला और ये ऑक्सीजन ये कंबाइन हो जाएंगे। C+O और O मिल जाएं तो इस पूरे को क्या बोलते हैं? इस पूरे को एस्टर का लिंकेज बोलते हैं। ये एस्टर लिंकेज है या एस्टर का बॉन्ड है, कुछ भी कह लें, एस्टर लिंकेज है। इधर इसके एक ग्रुप और इधर इसके दूसरा ये वाला ग्रुप अटैच्ड है। H और OH मिल के यहाँ पे वाटर बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। यानी अगर मैं इसकी मिसाल लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर मेरे पास है मिथेनोइक एसिड या इथेनोइक एसिड है, चले। इथेनोइक एसिड में क्या होगा? C+O और इसके साथ मैं यहाँ पे लिखूँगा OH, और इसके हाइड्रोजन इधर मैं 3 पूरे कर देता हूँ। ये मेरे पास हो गया इथेनोइक एसिड। इसका रिएक्शन मैं करता हूँ मिथेनॉल के साथ। अब मिथेनॉल में क्या चीज़ होती है? मिथेनॉल में OH अटैच होता है। ये मैंने OH कर दिया, और OH के साथ एक ही कार्बन का एटम है, ये हो गया मेरे पास मिथेनॉल, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है? H और OH इसमें से रिमूव कर देना, ये रिमूव कर दिया, और C+O और O इनको आपस में ज्वाइन कर दिया, C+O एंड O ये ज्वाइन हो गए, और इस तरफ ये जो CH3 का ग्रुप था ये ऐसे ही अटैच कर दिया, CH3 इधर अटैच कर दिया, और यहाँ पर ये जो CH3 है इसको इधर अटैच कर दिया। अब ये मेरे पास बन गया क्या चीज़? एक एस्टर बन गया। अब इस एस्टर की नेमिंग मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि नेमिंग में जो पहला लेटर है, पहला वर्ड है, वो कहाँ से आएगा? वो अल्कोहल से आएगा। अब अल्कोहल यहाँ पे कौन सा यूज़ किया मैंने? मिथेनॉल, तो इसका नाम बन जाएगा मिथाइल, और यहाँ पे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा यूज़ किया है? इथेनोइक एसिड, तो मिथाइल इथेनोएट, ये इसका नाम हो जाएगा। तो नेमिंग भी होगी और वार्मिंग भी उसकी होगी। ये अगले चैप्टर में भी हम देख लेंगे, वहाँ पर भी काम आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर है पॉलीमर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है। 2 तरह के पॉलीमर्स होते हैं हमारे पास। पॉलीमर्स या तो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं, यानी मेथड ही है एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमर्स जो होते हैं वो 2 मोनोमर्स या बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर एक ही पॉलीमर, एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो। और सबसे कॉमन यहाँ पे आपकी बुक में मिसाल लिखी हुई है ईथीन की। अब ये थोड़ा सा समझ लें, ईथीन यहाँ पर क्या चीज़ है? वो है एक मोनोमर है। अब ये मोनोमर ईथीन ड्रॉ कर लेते हैं, C+C, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इसका इधर, इसी तरह एक हाइड्रोजन इसका इधर और एक हाइड्रोजन इसका इधर हो गया। अब आपने करना क्या है? ये किसी भी कंडीशन के तहत ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ये ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड बन जाए। ये सिंगल बॉन्ड बन गया, तो अब एक हाइड्रोजन ये वाला, एक हाइड्रोजन ये वाला, तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट होगी। इसी तरह ये हाइड्रोजन और यहाँ पर भी एक वैकेंसी क्रिएट होगी। ये एक रेडिकल एक किस्म का बन गया। अब इस तरह का एक और मोनोमर अटैच हो जाए, अब इसी के साथ एक और अटैच हो जाए, यहाँ मैंने इसके साथ ये अटैच कर दिया, आपस में दोनों ने बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ चेन में अटैच और होते जाएं, मोनोमर्स अटैच होते जाएं, तो ये आपके पास एक बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे इंक्लूज कर दूं और यहाँ पर मैं बता दूं कि कितने नंबर ऑफ ऐसे मोनोमर्स अटैच्ड हैं, 100 हों, 50 हों, 200 हों, तो ये पूरा एक पॉलीमर बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने सिर्फ ये शो करना है कि
एक ये मोनोमर है, ये इसका रिपीट यूनिट है, ये रिपीट यूनिट है, इसके साथ मैं इधर n लिख दूं, ये बन जाएगा आपका रिपीट यूनिट। यानी ये यूनिट बार 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 रिपीट कर दें और वो एक बड़ा सा कंपाउंड बन जाएगा, उसका नाम हो जाएगा पॉलीमर। अब पॉलीमर में एक बात, एक ही प्रोडक्ट बनता है, दूसरी बात रिपीट यूनिट क्या होता है, और तीसरी बात मोनोमर क्या होता है। तो मोनोमर वो कंपाउंड है जिससे ये बनते हैं। रिपीट यूनिट बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो ये बन गया ये रिपीट यूनिट, और फिर अगर n बाहर लिख दिया तो ये बन गया उसका पॉलीमर का नाम। जैसे ये इथीन से बना है तो ये पॉलीइथीन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड वो बनता किससे है, विनाइल क्लोराइड से। विनाइल क्लोराइड क्या होता है, उसी तरह इथीन के मॉलिक्यूल में एक क्लोरीन लगा दें, बाकी सब कुछ उसी तरह ही, एक सिर्फ लगा दें क्लोरीन। ठीक है जी। अब आप बॉन्ड डबल को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दें, बॉन्ड डबल को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दें, बाहर ब्रैकेट्स लगा दें, ये ब्रैकेट से बाहर लाइंस लगा के और एन लिख दें, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया किसका, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड का पॉलीक्लोरोइथीन का स्ट्रक्चर बन गया। रिपीट यूनिट इसका क्या होगा, रिपीट यूनिट ये CH2 और CClH ये रिपीट यूनिट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कॉन्डेंसेशन पॉलीमर्स वो होते हैं जब वाटर निकलता है, दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दो मोनोमर्स रिएक्ट कर रहे हैं, उनमें से वाटर को निकाल रहे हैं। अब आपके कोर्स में दो तरह के हैं ये पॉलीमर्स। एक है जब कोई डायोल रिएक्ट करता है किसी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। अब ये डायोल क्या चीज़ है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। अगर OH दो बार अटैच हो, दो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हो, दोनों अल्कोहल्स के हों, तो वो डायोल बन जाएगा। इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OOH। ये अगर दो बार दो एंड्स पर अटैच्ड हो तो ये बन जाता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर एक डायोल और एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनेगा, तो वो कंडेंस पॉलीमर बनेगा। उसमें प्रोडक्ट एक और बनेगी, वो बनेगी वाटर, वो वाटर बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ मिसाल लिखी हुई है इथेन 1,2 डायोल। तो ईथ का मतलब क्या है, दो कार्बन के एटम्स हैं। अब आपने क्या करना है, आपने एक तरफ OH अटैच कर दिया और दूसरी तरफ भी OH अटैच कर दिया। ठीक है जी, दोनों तरफ आपने OH अटैच कर दिया। यहाँ देखें, अब इधर OH अटैच करते हैं, इधर O और इधर ऐसे करके H अटैच कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने O और H यहाँ पर अटैच कर दिया और यहाँ बाकी हाइड्रोजन के एटम्स मैंने पूरे कर दिए। तो ये मेरा स्ट्रक्चर किसका बन गया, ये बन गया डायोल का। अब इसको रिएक्ट किसके साथ करवाना है, रिएक्ट करवाना है किसी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। अब यहाँ एग्जाम्पल लिखी हुई है बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेंजीन का ये रिंग जो होता है ना, पहले डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो यानी इसका मतलब है दो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स यहाँ पे लगने चाहिए। तो देखें कार्बोनाइल, ये C डबल बॉन्ड O और इसके साथ नीचे क्या लगेगा, OH लगेगा, और दूसरी तरफ भी C डबल बॉन्ड O और OH लगेगा। लेकिन बीच में क्या होगा, बीच में एक रिंग बनता है और ये रिंग बेंजीन का रिंग कहलाता है। दिस इज कॉल्ड बेंजीन रिंग। ऐसे करके इसको आप ड्रॉ करते हैं। बेसिकली यहाँ पे कार्बन के एटम्स और हाइड्रोजन के एटम्स है, लेकिन हम उनको इस रिंग की फॉर्म में ऐसे बना देते हैं। ये बन गया बेंजीन का रिंग और इसके इस तरफ भी आपने अटैच कर देना है C डबल बॉन्ड O और साथ OH अटैच कर देना है। ठीक है। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि जब एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है तो हमेशा आप कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH रिमूव करते हैं और अल्कोहल के अंदर से आप H रिमूव करते हैं, इनको रिमूव कर देंगे आप। और इसी तरह इस साइड से भी, जो एक्सट्रीम साइड पे, यहाँ से भी इसका H रिमूव करें और इसका यहाँ से OH रिमूव करें। जो बाकी बच गया वो नीचे लिख दें, वो आपका एस्टर बन जाएगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने शो ये करना है कि CO और C डबल बॉन्ड O ये आपस में एक बॉन्ड बना के एक लिंकेज बना रहे हैं, इसको हम एस्टर लिंकेज बोल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं वो लिखने लगा हूँ, C डबल बॉन्ड O के साथ O, ये लिंकेज सबसे पहले लिख दी। ये बोलते हैं इसको एस्टर लिंकेज। ये एस्टर लिंकेज है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है, ये कौन सा कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा आपका एस्टर का कंपाउंड बनेगा। अब बाकी सारा आप उसी तरह कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर O और यहाँ पर एक स्पेस खाली दे देंगे और बाकी हाइड्रोजन के एटम्स भी ज़ाहिर है पूरे करेंगे। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के एटम्स आप पूरे करेंगे। और इधर आपने क्या करना है, इधर आपने उसी तरह बेंजीन का रिंग ड्रॉ कर देना है। ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, स्ट्रक्चर ये भी याद रखना है आपने। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। अच्छा, इधर भी आपने C डबल बॉन्ड O और एक स्पेस ये खाली छोड़ दिया, तो ये आपका ब्रैकेट लगाकर और यहाँ पे आपने N लिख दिया, तो ये आपका एक स्ट्रक्चर पूरा बन गया। अब सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए बता दूँ, ये है पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर कब होगा, जब बीच में एस्टर लिंकेज होगा, जब एक डायोल और एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास
एक एक तरफ किसी कंपाउंड के कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा हुआ हो और दूसरी एक तरफ आपको दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए हो और यहाँ दोनों तरफ लगे हुए हों अमाइंस, ये होता है डाई अमाइन। तो अब डायमाइन जब एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जो लिंकेज बीच में बनेगा, इस लिंकेज को हम बोलते हैं अमाइड लिंकेज। ये लिंकेज है अमाइड लिंकेज, और इसकी वजह से इस कंपाउंड का नाम होता है पॉली अमाइड। पॉलीएस्टर में एस्टर लिंकेज होता है और यहाँ पर पॉलीअमाइड के अंदर अमाइड लिंकेज होता है। बस ये याद रख लें। यहाँ मैंने लिंकेज ड्रॉ करके भी आपको दे दिया है। दिस इज कॉल्ड एस्टर लिंकेज, कार्बोनाइल के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है, और अगर कार्बोनाइल के साथ NH अटैच्ड है तो ये बन गया आपके पास अमाइड लिंकेज, और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पॉलीअमाइड। इसका स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका फॉर्मेटिव है। उसके बाद इसमें भी यूजेस देख लें आप, यूजेस इसके भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स, और फिर ज़रा उसके हिसाब से उनके यूजेस भी होते हैं, प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उनके यूजेस होते हैं। इंपॉर्टेंस भी ये समझ लें यूजेस ही हैं कि पॉलीएस्टर कहाँ पे यूज़ होता है, ये नायलॉन के यूजेस, इसका स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन ये यूजेस। और फिर इनकी इम्प्लीकेशन डिस्पोजल के लिए क्या होती हैं कि जो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, जो ज़्यादा लंबा चलने वाले होते हैं, उतना ही उनको डिस्पोज करना मुश्किल होता है। जो लाइट वेट होते हैं वो इधर उधर हवा से, पानी से भी जा सकते हैं, इसलिए वो पोल्यूशन फैला सकते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और केमिकल कॉम्पोजिशन उनकी डिसाइड करेगी कि वो कहाँ पर यूज़ होंगे, और जहाँ पर यूज़ होंगे वहाँ पर भी अगेन इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स हमारे लिए वो कॉज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के हो गए। अब इसके बाद मैंने एक पीछे छोड़ दिया था टॉपिक, उसका ब्रीफ सा बता देता हूँ, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन दैट ऑल्सो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से भी और शॉर्ट के लिहाज से भी, और MCQs के लिहाज से भी। अब इसमें देख लें कि क्रूड ऑयल को जब आप एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर से गुजारते हैं तो हर उसके अंदर जो फ्रैक्शंस होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। जिनका कम होता है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स, वो टॉप पे चले जाते हैं, और सबसे कम डेंस होते हैं, सबसे हल्के होते हैं। जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और जो डेंसर होते हैं वो नीचे बैठते चले जाते हैं। और फिर नीचे कुछ उनके यूजेस भी हैं, हर फ्रैक्शन के अलग अलग यूजेस भी लिखे हुए हैं, तो ये टेबल भी साथ आपने ज़रूर कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन एज वेल। तो ये आपका कुछ मैंने ओवरव्यू दे दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ब्रीफ सा। मैंने कोशिश की है कि इसको कम से कम टाइम में कन्वर्ट कर लूँ। अब मैं इसके बाद और कुछ बाकी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। इस वीडियो के थोड़ा सा रिस्पॉन्स से मैं देखूँगा कि आप लोग अगर मतलब है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल है आपके लिए, रिस्पॉन्स आपका ठीक है, तो मैं अगली वीडियो अपलोड कर देता हूँ, और फिर हम एक MCQs की वीडियोस भी साथ कर लेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर टुमारो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।